कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आपका? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4.3 क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 रशियन रिवॉल्यूशन और यह है वीडियो नंबर 7। इसके पहले जो वीडियोस हमने किए हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आइए शुरुआत करते हैं अब हम इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे 4.3 और टॉपिक का नाम है स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन। तो देखिए इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम स्टालिन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कई पॉलिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। द पीरियड ऑफ अर्ली प्लांट इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमी प्लांट इकोनॉमी की सिस्टम थी और जो डिजास्टर आया कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से, इस दोनों एक दूसरे से लिंक थे। वो कैसे? तो देखिए 1927-1928 में तो सोवियत रशिया जो था उसके टाउन्स में जो ग्रेन सप्लाईज था उसके सप्लाईज को लेकर काफी प्रॉब्लम थे और गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स करके रखे हुए थे कि इतने ही दाम पर जो ग्रेन है उसको बेच देना है किसानों को सरकार के पास। लेकिन जो पेजेंट्स थे उन्होंने उस कीमत पर अपने ग्रेन्स बेचने से इनकार कर दिया और कहा कि हम नहीं बेचेंगे इस दाम पर गवर्नमेंट बायर्स को। तो स्टालिन जो कि हेड बन चुका था कम्युनिस्ट पार्टी का लेनिन के मौत के बाद, उसने काफी ज्यादा इमरजेंसी मेजर्स लाए ताकि इस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके, इस प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सके। उसका मानना यह था कि जो अमीर पेजेंट्स थे या फिर ट्रेडर्स थे गांव देहाती इलाकों में, गांव के इलाकों में, उन्होंने काफी ज्यादा संख्या में स्टॉक्स जमा करके रखे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि अगर वो अभी स्टॉक जमा करके रखेंगे तो आगे चलकर उन्हें महंगे दाम पर वो बेच पाएंगे। तो इस बात का कैलकुलेशन लगाकर और इसी वजह से जो क्या कहते हैं ग्रेन्स है वो मार्केट में नहीं आ रहे हैं और सप्लाईज रुके हुए हैं और वो इस तरह के स्पेकुलेशन पर भी रोक लगाना चाहता था। 1928 में जो पार्टी मेंबर्स थे यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, उन्होंने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में विजिट किया, वहां पर टूर किया और वहां की हालत को देखा और उन्होंने सुपरवाइज किया और उनके ग्रेन कलेक्शन सेंटर्स जो थे और उन्होंने कई कुलक है शायद मैं स्पेलिंग से नहीं पढ़ रहा हूँ। मीनिंग इसका ये होता है कि देखिए जो वेल टू डू पेशेंट्स होते हैं यानी अमीर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। उनके यहाँ पर रेड भी मारे कि शायद उन्होंने जमा करके रखा हुआ हो अपने पास स्टॉक्स। तो इन सब चीजों के बावजूद जो शॉर्टेज था वो कंटिन्यू हो गया, यानी शॉर्टेज जो था वो बना रहा। इसकी वजह से जो डिसीजन लिया गया कलेक्टिवाइज फार्म का, यानी फार्मिंग को कलेक्टिवाइज करने का। तो वो क्या है, वो किस तरह से इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो देखिए इस तरह का आर्गुमेंट दिया गया कि देखिए ग्रेन का शॉर्टेज इस वजह से हुआ है क्योंकि जो जितने भी किसान हैं उन्होंने स्मॉल साइज में होल्डिंग्स बनाकर रखे हुए हैं, यानी उन्होंने ज्यादा संख्या में होल्डिंग्स नहीं रखे हैं, स्मॉल साइज में होल्डिंग्स रखे हैं। और 1917 के बाद जो लैंड दे दिया गया था पेजेंट्स को, और ये जो स्मॉल साइज पेजेंट्स थे इन फार्म्स को मॉडर्नाइज भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर कोई मान लीजिए 1 एकड़ जमीन लेकर बैठा हुआ है, 1 एकड़ क्या कोई 10 डिसमिल जमीन लेकर बैठा हुआ है, तो उतने से जमीन को किस तरह से उस फार्म को मॉडर्नाइज करेगी सरकार, ये भी सरकार के सामने परेशानी थी। तो इस वजह से आगे हम बढ़ते हैं। कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कुड नॉट बी मॉडर्नाइज। तो देखिए मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए, यानी जो पुराने खेती वाले जमीन है उनको मॉडर्न फार्म के रूप में ढालने के लिए और उन्हें इंडस्ट्रियल लाइंस के साथ साथ चलाने के लिए और अच्छी मशीनरी प्रोवाइड कराने के लिए, तो उनके लिए नेसेसरी था कि वो कुलक्स उनको हटा दिया जाए, उनको रिमूव कर दिया जाए सोसाइटी से और उनसे जो जमीन है वो पेजेंट से छीन लिया जाए यानी वापस ले लिया जाए और एक तरह का कंट्रोल्ड लार्ज फार्म बनाया जाए। यानी एक सोसाइटी मान लीजिए एक पूरा गांव है, वहां पर लोग जो हैं वो इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में अगर खेती करते हैं तो इन सभी लोगों से खेत छीन लिया जाए, यानी ये छोटा खेत छीन लिया, ये भी सभी लोगों से खेत छीन लिया गया यानी वापस ले लिया गया क्योंकि खेत तो सरकार ने उन्हें दिया था। और इन सभी लोगों से खेत वापस लेके
इनको इनसे फिर एक बड़ा सा फार्म बनाया गया और जहां पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग मिलजुल कर खेती करेंगे और उनसे जो कमाई होगी, जो भी पैसा आएगा, वो सभी पैसों को वो लोग आपस में बांट लेंगे। तो ये सिस्टम लाया गया कलेक्टिव फार्मिंग का। और ये जब सभी जितने जो लार्ज फार्म्स होंगे ये सभी स्टेट कंट्रोल होंगे, यानी सरकार का इन सभी पर कंट्रोल होगा। तो देखिए इसी चीज को फॉलो करते हुए स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम आया 1929 के बाद। जो पार्टी थी उसने सभी पेजेंट्स को फोर्स किया कि वो सभी कलेक्टिव फार्म्स में कल्टीवेट करें, जिन्हें की कहा जाता था कोलखोज, कोलकोबोज या कुछ। बात यह है कि लैंग्वेज दूसरा है तो स्पेलिंग क्या कहते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms। तो देखिए ज्यादातर जो लैंड्स थे और उनके जो इम्प्लीमेंट्स थे उन सभी को कलेक्टिव फार्म्स के अंडर डाल दिया गया और जो पेजेंट्स थे उस लैंड पर खेती करने लगे एक दूसरे के साथ मिलकर। और जो प्रॉफिट आता था इस फार्म से, उस प्रॉफिट को वो लोग आपस में शेयर कर लिया करते थे। और जो परेशान पेजेंट्स थे उन्होंने अथॉरिटीज को रेजिस्ट किया और उन डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक्स। तो 1929 से 1931 के बीच में 1929 से 1931 के बीच में 1929 से 1931 के बीच में जो कैटल की संख्या है वो 1/3 यानी 1/3 कम हो गई। उसका रीजन ये था कि देखिए जो पेजेंट्स परेशान थे सरकार से, सरकार का विरोध करना चाहते थे, वो डायरेक्टली तो विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने जो उनके पास जानवर थे उन सभी को मारना शुरू कर दिया, उनको खत्म करना शुरू कर दिया अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। इस वजह से जो कैटल्स की संख्या थी वो 1/3 कम हो गई 1929 और 1931 के बीच में। और जो लोग सरकार के इस फैसले का विरोध करते थे यानी कलेक्टिवाइजेशन का विरोध करते थे, उनको बहुत ही बुरी तरह से पनिश किया जाता था, बहुत ही बुरी तरह से उनको पनिश किया जाता था। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अब हम सेवरली पनिश्ड। तो अब आगे पढ़ते हैं मैनी वे आर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। तो डिपोर्टेड का मतलब हो गया कि उन्हें देश से निकाल दिया जाता था, दूसरी जगह से निकाल दिया जाता था। और एक्साइल का भी वही मीनिंग हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में, अगर आप उनका मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे जो लोग रेजिस्ट करते थे कलेक्टिवाइजेशन का, पेजेंट्स, वो आर्ग्यू करते थे कि वो लोग ज्यादा रिच नहीं है और वो लोग सोशलिज्म के खिलाफ भी नहीं है, वो बस इतना चाहते हैं कि वो कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना चाहते। उनके उनके कई सारे रीजंस थे इस वजह से। लेकिन जो स्टालिन की गवर्नमेंट थी उसने कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करने के लिए अलाउ भी किया था, लेकिन उस तरह के कल्टीवेटर्स को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और उनके कंडीशन के बारे में उतना ज्यादा सोचा नहीं था। कल्टीवेशन इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन आने के बावजूद जो प्रोडक्शन था वो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी उसमें नहीं हुई थी। और इसके बावजूद जो बैड हार्वेस्ट हुई थी यानी खेती खराब हुई थी 1930 से 1933 के बीच में, ये एक तरह का सबसे बड़ा फैमिन लेकर आई थी सोवियत हिस्ट्री में, जिसमें कि करीब 4 मिलियन लोग मारे गए थे। 4 मिलियन यानी करीब 40 लाख लोग मारे गए थे इस फैमिन में। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी एक तरह से त्रासदी हुई थी उस समय में। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिपोर्टेड और एक्साइल का मीनिंग यहाँ पर आपको दिया गया। ऊपर जो वर्ड आपको देखने को मिला था, डिपोर्टेड का मतलब हो गया फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम वंस ओन कंट्री। एक्साइल का मतलब हो गया फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम द वंस ओन कंट्री। तो डिपोर्टेड का मतलब उसे देश से निकाल दिया गया जबरदस्ती, और एक्साइल का मतलब हो गया उसे देश से बाहर रहने को फोर्स किया गया, वो देश में वापस नहीं आ सकता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ आप चाहें तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, यहाँ जो चीज़ें आपको दी गई हैं आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ और इन चीज़ों को आपको समझा देता हूँ। मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द confusion in industrial production under the plant economy and the consequences of cultivation। तो पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग जो थे वो इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्लांट इकोनॉमी के अंदर जो हो रही थी उसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था गवर्नमेंट को, और कलेक्टिवाइजेशन के जो कंसिक्वेंसेज आए थे उसको लेकर भी काफी ज्यादा परेशान थे। तो स्टालिन और उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने इस तरह के विरोध करने वाले लोगों को सोशलिज्म के खिलाफ क्या कहते हैं षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया
और इस तरह के आरोप ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके संसद में लगाए गए, पूरे देश के कहीं भी लोग इस तरह के विरोध करते थे उन पर यही आरोप थोप दिया जाता था। 1939 तक यानी 1939 तक करीब 2 मिलियन लोग यानी 20 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया या फिर लेबर कैंप्स में डाल दिया गया। तो लेबर कैंप्स क्या होता है ये मैं उतना क्लियर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लेबर कैंप्स होता है कि जहां पर लोगों को रखा जाता है, सजा याफ्ता लोगों को, या फिर पॉलिटिकल में, जैसे आप नॉर्थ कोरिया में जाएंगे, नॉर्थ कोरिया में आप जानते हैं तानाशाही, वहां पर लेबर कैंप्स होते हैं कि अगर आप सरकार का विरोध करेंगे या फिर उस तरह के कुछ काम में आप लिप्त होंगे तो आपको लेबर कैंप्स में डाल दिया जाएगा और आपको काफी वहां पर प्रताड़ित किया जाएगा। तो इस तरह के कंडीशन में लोगों को डाल दिया जाता था। लेकिन बात यह है कि इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो क्राइम से इनोसेंट थे, बहुत ही सीधे साधे लोग थे। बट बात यह थी कि उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं था, उनके लिए कोई बोल नहीं सकता था। उनमें से ज्यादातर लोगों को फोर्स किया गया कि वो अपने कन्फेशंस मान ले, यानी उन्होंने कोई अगर सजा कोई गलत काम किया भी नहीं है तो उन्हें फोर्स किया गया कि वो इस काम को मान ले कि हाँ उन्होंने ही किया है, क्योंकि उनको इतना टॉर्चर किया जाता था और उन्हें बहुत ही परेशान किया जाता था और उन्हें बाद में एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है, यानी मार भी दिया जाता था। और इसमें से ज्यादातर लोग जो थे वो टैलेंटेड प्रोफेशनल थे, यानी अपने डेली लाइफ को काम करने वाले लोग थे और काफी प्रोफेशनल लोग थे। इसके अलावा देखिए ये जो लेटर्स लिखे गए, ये वाला लेटर और नीचे जो ये लेटर है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑन द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी जो रशियन रिवॉल्यूशन था उस पर पूरे ग्लोब का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा और यूएसएसआर पर उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। तो देखिए जो सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप में, उन्होंने पूरी तरह से तो बोल्शेविक सरकार का समर्थन नहीं किया, जिस तरह से उसने सत्ता को अपने हाथ में लिया था और उसे जिस तरह से वो चला रही थी। लेकिन जो वर्कर्स स्टेट, जो सोशलिस्ट की एक बेसिक आइडियोलॉजी है कि कमजोर लोगों के हाथों में सत्ता, इस तरह की जो बात थी, वर्कर्स स्टेट सब जो है, उन्होंने लोगों के इमेजिनेशन को अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा फायर किया, काफी ज्यादा उन्हें इंस्पिरेशन दिया। बहुत सारे कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनाए गए, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया में बनाया गया कम्युनिस्ट पार्टी। और जो बोल्शेविक थे वो कॉलोनियल पीपल, यानी जितने भी कंट्रीज में कॉलोनीज बनाए गए थे आपके क्या कहते हैं, ब्रिटेन द्वारा, फ्रांस द्वारा और भी लोगों द्वारा, उन लोगों को कहा कि आप भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए, इस तरह के चीजें ट्राई कीजिए ताकि आप भी आजाद हो सके या फिर आप भी खुद का देश बना सके। तो बहुत सारे नॉन रशियन जो थे यूएसएसआर के बाहर के रहने वाले, उन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, यानी 1920 में ये ऑर्गेनाइज किया गया, तो उसमें पार्टिसिपेट किया गया। और बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न, एक इंटरनेशनल यूनियन था प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी का, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और बहुत सारे लोगों को यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में उन्हें एजुकेशन दिया गया कि किस तरह से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी चलती है, किस तरह से लोग इसके साथ आते हैं, इन सभी चीजों पर उन्हें सपोर्ट दी क्या कहते हैं, एजुकेशन दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होते होते तक तो जो यूएसएसआर है उसने पूरे वर्ल्ड में एक सोशलिज्म को एक चेहरा दे दिया था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होकर वो एक उभरी थी और उसका एक वर्ल्ड स्टेटस बन चुका था। और लेकिन 1950 आते आते तक आगे हम पढ़ते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ फिर आगे पढ़ेंगे। Yet by 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not keeping with the ideal of the Russian Revolution. देखिए 1950 तक लोग ये मानने लगे थे कि रशिया के अंदर ही कि जो गवर्नमेंट बनी है, ये गवर्नमेंट यूएसएसआर में जो बनी है, ये रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियोलॉजी को ही पूरी तरह से फॉलो नहीं करती है। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। तो पूरे वर्ल्ड में भी जो सोशल मूवमेंट्स हो रहे थे उसे उन्होंने मान लिया कि देखिए जो सोवियत यूनियन में जो चीजें हो रही है वो उतना ज्यादा सही नहीं है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकेम अ ग्रेट पावर, इट्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वेयर बीइंग फेड, यानी एक जो गरीब देश था, बहुत ही गरीब देश, वो एक ग्रेट पावर बनकर उभरा था। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर वहां के डेवलप हो रहे थे, जो गरीब लोग थे उन्हें खाना मिल रहा था। और लेकिन यहाँ पर बात यह कि इन सब चीजों के बावजूद जो यूएसएसआर था वहां पर लोगों को एक बेसिक चीज नहीं दी गई थी और वो था फ्रीडम।
उन्होंने उन्हें लोग क्या कहते हैं आजादी नहीं थी। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि जो लोग सरकार का विरोध करते थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, या फिर सजा दे दी जाती थी, या फिर लेबर कैंप्स में रखा जाता था। तो हम कहाँ से कह सकते हैं कि वहां पर लोगों को फ्रीडम मौजूद प्राप्त था, उन्हें आजादी प्राप्त थी। और उनके जो सिटीजन और जो डेवलपमेंट पॉलिसीज अपनाई गई हैं सरकार द्वारा, वो सभी रिप्रेसिव पॉलिसीज के साथ आई है, यानी लोगों को जबरदस्ती कर कर, लोगों को फोर्स करके इस तरह से चीजें की गई हैं। और 20th सेंचुरी खत्म होते तक जो इंटरनेशनल रेपुटेशन था यूएसएसआर का एज ए सोशलिस्ट कंट्री, वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया, क्योंकि इसके मुकाबले दो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड द सोशलिस्ट आइडियल स्टिल एंजॉय रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल। लेकिन इसे माना गया कि जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट उसे आज भी दिया जाता है, कि आप इंडिया में भी लोगों को देखेंगे जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन हर एक कंट्री में सोशलिज्म आइडियोलॉजी तब तक के लिए गुड बाय।